जय हिंद साथियों। क्या वो वक्त था जब आरएसएस की पकड़ जो है जमीन पर होती थी और भाजपा चुनाव लड़ती थी। संघ की पूरी सहमति होती थी, भाजपा के उम्मीदवार खड़े होते चले जाते थे। संघ जिस पर ठप्पा लगा देता था, मुहर लगा देता था, वह चुनाव जीत ही जाता था। लेकिन स्थिति अब बदल चुकी है। दिल्ली में बैठे हुए चाणक्य को लगने लगा अब कि चुनाव जीतना अब संघ के बूते की बाहर हो चली है। जी हां, तो भाजपा की कमान अभी तक जो भी छत्रक सहयोगी इस दौर में थामे हुए था, उसके कमान उसके हाथों से निकल करके दिल्ली दरबार पहुंच चुका है। और संघ के तमाम स्वयंसेवक, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान ही क्यों ना हो, इन जगहों पर जिले दर जिले, पंचायत दर पंचायत, जिनकी पहुंच और पकड़ राजनीतिक तौर पर मजबूत होती है और जिनकी सहमति किसी भी उम्मीदवार के साथ जब बन जाती थी तो वर्षों वर्ष तक, सालों साल तक चलती थी। लेकिन एक ही झटके में सब कुछ इस चुनाव के में चकनाचूर हो चला है। तो क्या संघ नाराज इससे हो गया है? तो क्या दिल्ली दरबार में बैठे चाणक्य को यह लगने लगा है अब कि क्या उसके हिसाब से बिसात बिछेगी तो सब कुछ हाथ में होगा? या फिर सालों से साल जो राजनीतिक अपने तौर पर भाजपा के नेता जो शाखाओं से निकले, जिन्होंने संघ को संभाला, जिन्होंने अपने तौर पर भाजपा को राजनीतिक मंत्र दिया, वह सब कोई हाशिए पर चले गए? क्या उनके भीतर की कोई भी किसी बात को लेकर के गुस्सा है? या फिर एक ऐसी बिसात इस चुनाव में बिछती जा रही है जिसमें क्या कांग्रेस और क्या भाजपा, हर कोई सर्वे पर टिका हुआ है। और एक ऐसा सर्वे एक दो ऑर्गेनाइजेशन से ही नहीं बल्कि एक दर्जन संगठनों से किया जा रहा है, हो रहा है, जहां सियासी तौर पर जो भी ओबीसी का जिक्र होता था, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का जिक्र होता था, उन सब से हट करके सबसे ज्यादा टिकट जो है चाहे अनचाहे सवर्णों के पास ही जा रहे हैं, दोनों तरफ से। तो क्या यह बिल्कुल एक राजनीतिक मुद्दे से हट करके उम्मीदवार दर उम्मीदवार कुछ ऐसी बिसात दोनों राज्यों में बिछाया जा रहा है जिसमें पुराने पकड़ वाले ऐसे लोग हैं जो मानते और समझते थे कि उनको कोई छू नहीं सकता है, सभी हवा हवाई हो गए इस दौर में? इसके तीन कारण हैं। पहला कारण जो है वो लोकसभा चुनाव 2024 में है। लेकिन पीएम मोदी और उनके चाणक्य अमित शाह जी, ये 2024 कितना गहरा पानी में उतरना पड़ेगा उसको अभी से ही जांचना मापना शुरू कर दिया है। यानी राज्यों की जो विधानसभा चुनाव की जो पूरी बिसात है भाजपा के भीतर की, और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख करके ही बनाई जा रही है और आगे इसको बढ़ाई जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम भी कहीं ना कहीं दिल्ली की दरबार के सत्ता के जहन में है कि उस समय में कोई ऐसा नेता न खड़ा हो जाए जो उनको चुनौती देने की स्थिति में हो, तो फिर बिसात तो राज्यों के विधानसभा चुनाव से ही बिछानी होगी। तो वो अब बिछ चुकी है। एक के बाद एक लिस्ट जब निकल करके आ रही है तो उसमें तीन चार बात और पैदा कर दिया। लेकिन जब पहली बात आप बड़ी देखिएगा तो लोकसभा चुनाव के इर्द गिर्द ही आसपास ही राज्यों के बिसात इस दौर में दिल्ली ने बिछाई है। तो दूसरी परिस्थिति यह है कि संघ की जो पकड़ होती थी, स्वयंसेवक जिस मंत्र का जाप करते थे, अब वह दिल्ली के दरबार में कोई ऐसा मायने नहीं रखता है। और तीसरी परिस्थिति के भीतर अगर देखिएगा तो मुद्दों का जिक्र ना करे, जनता मुद्दा नहीं देखती। जनता तो इस बात को देखती समझती है कि किस तरीके से बिल्कुल नए चेहरे के साथ कौन सी पार्टी खड़ी है और उसके पीछे और आगे की एक ही शख्स है जिसका नाम है पीएम नरेंद्र मोदी। भाजपा के भीतर यह हलचल मचाने वाली स्थिति जो है वो खास तौर पर मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर है। राजस्थान के भीतर तकरीबन अभी तक 26 सीटें ऐसे हैं जिसको लेकर के कोई भी यह नहीं कह सकता है कि भाजपा के भीतर से ही लोग बागी हो या ना हो, लेकिन भाजपा को जीतने न दे ऐसे रास्ते वो नए खड़े कर सकते हैं। और खड़े करने की दिशा में वो कोई दूसरा साथ नहीं देगा बल्कि आरएसएस ही साथ देगा। और मध्य प्रदेश के भीतर तो एक ऐसी सीटों की तादाद तकरीबन 54 है, 54, जी हां, लगभग दुगनी जो अब तक उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। उसके मद्देनजर देखिएगा तो गुटबाजी नहीं कहिए, विरोध मत कीजिए, कहिए बागी पन्ना कहिए, या फिर दरअसल एक ऐसी स्थिति है ये जिसके भीतर उस भाजपा को वहां के अपने ही लोग पसंद नहीं कर रहे हैं कि यह भाजपा तो पहले नहीं थी, ऐसी नहीं थी, इस दौर में इस समय कैसे बदल गई। तो लगता है कि आज उन उम्मीदवारों और अलग अलग क्षेत्रों के
हिसाब से, मुद्दों के आसरे जरा इस सर्वे पे टिका हुआ है सब कुछ। उसके जरिए ही जरा आप समझ लीजिए कि कहीं अपनों को डुबोने के चक्कर में तो नहीं है। और इन सब के बीच में जो आग दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश के भीतर में, वो कांग्रेस की सूची आने से चंद घंटों पहले ही बीजेपी के जो धुआं निकल रही है, वह दोनों बताने के लिए बहुत पर्याप्त है, काफी है कि दरअसल माचिस की तीली जो है वो किसके हाथ में है, या उस राजनीतिक प्रयोग के हाथ में है जो दिल्ली से चलेगा, या फिर उस राजनीतिक प्रयोग के हाथ में है जो राजनीति को हाशिए पर ढकेलने के बागीपन को हवा देगा। या फिर तीसरी ऐसी परिस्थिति है कि ऐसे में तो जो 40% सीट अक्सर बदल जाया करती थी, जो एक लिहाज से जरा आप देखिएगा तो तैरते हुए वोटर होते थे, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ, वो भी एक ही झटके में कहीं भाजपा के लिए मुश्किल हालात खड़ा तो नहीं कर रहे हैं। यह सवाल अगर मध्य प्रदेश के भीतर है तो एक सवाल राजस्थान को लेकर के भी है, कांग्रेस के जादूगर अशोक गहलोत करके लेकर के है। गहलोत दो तरफा चुनाव खेल रहे हैं, जी हाँ, और माना यह भी जा रहा कि पहले तो उन्होंने भाजपा से भिड़ने से पहले सचिन पायलट से फिर से भिड़ना है उन्हें, और सचिन पायलट भी जान रहे हैं कि उन्हें भी दो दो हाथ करने ही होंगे। उम्मीदवारों की सूची जब सामने आएगी और उससे पहले जब मीटिंग का दौर, बैठकों का दौर जब चलना शुरू हुआ है, तो उसके बाद किस उम्मीदवार के साथ उनके लिए खड़े होने की परिस्थिति बनती है, या किसके विरोध में, या फिर किस वोटर, या फिर शिफ्ट करेगा वोटर या नहीं करेगा, ये कांग्रेस के भीतर ये दो नेताओं को लेकर के यह भी बहुत बड़ा अपने आप में सवाल हो चला है। तो जरा देखिए इस परिस्थिति को, इसलिए भी समझिए क्योंकि जब सोशल इंजीनियरिंग और हिंदुत्व का जब जिक्र हो रहा है, तो हिंदुत्व जिस अंदाज में कमलनाथ मध्य प्रदेश के भीतर ले उड़ेंगे, और तो और रामायण 2 में जो हनुमान थे उनको उतार दिया गया है बुधनी से, यानी कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ, और धर्म और आस्था और हिंदुत्व के राग जो हैं जिससे मध्य प्रदेश अपना लिया कांग्रेस ने, इसकी कल्पना किसी भी हालत में न भाजपा ने किया था, न ही संघ ने किया था। कर्नाटक की हवा जो है मध्य प्रदेश तक पहुंची थी, इसका अंदाजा आरएसएस को भी था, भाजपा को भी था, लेकिन यह अंदाजा किसी को भी नहीं था कि शिवराज सिंह चौहान हो, या फिर संघ के स्वयंसेवक, या फिर हिंदुत्व को लेकर के जो तमगा दिग्विजय सिंह और कमलनाथ उठाएंगे, उसके रॉ में भी वही हिंदुत्ववादी पार्टी बह जाएगी जो सोच रही थी कि सारे वोट हिंदूवादी उसी के पक्ष में पड़ेंगे। परिस्थितियां कैसे बदलती है, एक एक परिस्थिति को जरा आप समझिए कि जो कांग्रेस का सीटों का ऐलान होता है 144 144, बीजेपी 136 सीटों का ऐलान मध्य प्रदेश के भीतर कर चुके। जो स्वर्ण तबका है, जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, उनको 48 सीटें मिली, भाजपा ने दिया 47 सीटों ने कांग्रेस दिया, कमोबेश लगभग बराबर है। हालांकि कांग्रेस जो है वो तकरीबन 8 सीट ज्यादा उम्मीदवारों का ऐलान कर चुका है। तो दरअसल यहां पर 1 सीट जनरल की कम है कांग्रेस के पास, ओबीसी 40 सीट भाजपा दे रही है, 39 सीट कांग्रेस देती है। 1 सीट यहां पर भी कम है ओबीसी की तुलना में भाजपा से। शेड्यूल ट्राइब्स यानी आदिवासियों को देखें तो दोनों 30-30 सीटें देती है। दलितों की तादाद में आप देखिएगा तो 18 सीट भाजपा देती है, 22 सीट कांग्रेस देती है, 4 सीट दलितों को कांग्रेस ज्यादा दे रही है। लेकिन भरपाई होती है मुस्लिमों के नाम पर, जो 6 मुस्लिम हैं वो टिकट दिया जाता है मध्य प्रदेश के भीतर कांग्रेस के जरिए, जो भाजपा में वो सुने रहता है क्योंकि उसको पता है। क्योंकि लेकिन अगर पता है ये बात, तो फिर अगला सवाल था हिंदुत्व का राग कैसे आलापा जाएगा, कौन आलापेगा, यह एक पहली परिस्थिति बनती है जी। हाँ, दूसरी तरफ लगता है कि एक तरफ राजस्थान की दिशा में आगे बढ़ देना चाहिए, क्योंकि वहां पर 1-2 नहीं, ऐसे दर्जन भर सर्वे करने वाली अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं बैठी है, जहां पर बहुत बड़ा संगठन सर्वे करा रहा है, जहां बड़ा नेता सर्वे कराता है, जिसको कैंडिडेट अपना सर्वे करवाता है, और दरअसल यह भी करवाता है कि किस सीट से किस पार्टी का कौन सा कैंडिडेट जीत रहा है, उस कैंडिडेट को क्या अपने साथ लाया जा सकता है या फिर नहीं लाया जा सकता है। तो फिर राजस्थान के भीतर में जादूगरी चलेगी या फिर सर्वे चलेगा, या तीसरी चौथी परिस्थिति पिछले एक दूसरे को माफ करने की स्थिति में आकर के खड़े होंगे, यह भाजपा सोच रही है। लेकिन दरअसल जैसे ही राजस्थान के अंदर में जैसे भाजपा की लिस्ट आई, उसके बाद से वसुंधरा राज्य गुट के बीच 100 सुगबुगाहट नहीं नजर आ गई, और सुगबुगाहट का यह कहना था कि इतने सालों से क्या राजनीतिक ऐसा ही कर रहे थे आप, एक ही पल में
निशानेबाज राजवर्धन राठौर को ले आते हैं, खड़ा कर देते हैं। ऐसे कई और भी नाम हैं। दूसरे परिस्थिति ऐसे होती है कि जो छत्रक सहयोगी होते हैं भाजपा के, उसका तालमेल स्वयं सेवकों के साथ ज्यादा होता है और दोनों एक ही झटके में दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के राज्य में सत्ता पाने को लेकर के, सत्ता पाने के बाद तक तमाम जो क्रियाकलाप होते हैं, जो प्रकल्प होते हैं, उनके सारे क्रियाकलाप को पूरा कराने की दिशा में एक साथ दिखते हैं। और इस समय में दिल्ली दरबार ने सब कुछ हड़प लिया और कहा सब कुछ हम ही तय करेंगे। तो सवाल होता है कि सोचिए जरा, इंक्लूसिव माइंड हो, डिजाइंड वर्क्स हो, एसोसिएशन ऑफ बिलियंस माइंड्स हो, ध्रुव रिसर्च हो, एक्सेस माइंड, ऐसे दर्जनों ऐसे नाम है जो सर्वे कर रहे हैं। कोई भाजपा का कर रहा है तो कोई कैंडिडेट का कर रहा है तो कोई देश का कोई संगठन करा रहा है, कोई नेता करवा रहा है। ऐसे सारी परिस्थिति अपने समय अपने तौर पे आगे बढ़ रहा है। लेकिन भाजपा के भीतर पहली बार और भी 3-4 सवाल बड़े हो चले हैं। क्या बीजेपी कॉर्पोरेट कल्चर से चलेगी, या फिर भाजपा अपने को देखेगी, या फिर जिसके जरिए लोकसभा चुनाव को साधा जा सके इसको देखेगी। और पार्टी की जिम्मेदारी अगर दिल्ली ने ले ली है तो फिर कोई भी नेता पार्टी के लिए काम करेगा या फिर खुद के लिए काम करेगा। यह गजब की उलझने सामने है भाजपा के, और इसका असर जो दिल्ली दरबार तक दिखाई दे रहा है। दिल्ली दरबार के भीतर भी पीएम मोदी हो, अमित शाह जी हो, यहाँ बैठे जेपी नड्डा साहब हो, बीएल संतोष साहब हो, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर और हर स्तर पर जो बैठकें 24 घंटों में बीते निकल करके बाहर आई, उसमें 2-3 बातें साफ तौर पे बाहर आ रही है कि जिसमें लगता है कि भाजपा का कैडर है ही नहीं। लगता है जैसे हर बड़ा नेता अपने लिए ही काम कर रहा है, तो पार्टी के लिए कौन काम करेगा। और हम तो कमल को ही जब चेहरा बना दिया, यानी पार्टी चुनाव चिन्ह को ही जब चेहरा में उतार दिया, तो ऐसे में कैसे पार्टी जीतेगी। यह चिंता की जो रेखाएं हैं बहुत बड़ी हो चली है। अब सवाल आगे ये हो चला है कि जब पार्टी और पार्टी की सत्ता तक लाने के जब जिम्मा दिल्ली दरबार में बैठे ताकतों ने अगर अपने हाथों ले लिया है, तो पार्टी का चिंता हम क्यों करें, आप ही कीजिए। और हम अपने राजनीतिक जमीन को पुख्ता क्यों न करें। और ऐसे में अगर आपको लगता है कि आपका चेहरा, आपके स्ट्रेटेजी सबसे अच्छी है, सबसे बड़ी है, तो फिर आप ही चुनाव जिताइए, हम साथ में क्यों खड़े हों। यानी चुनाव 2023 का नहीं, 2028 तक की राजनीति जमीन को कैसे पुख्ता बनाना है, इस दिशा में लोग इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि 2024 को लेकर के एक संशय की स्थिति परिस्थिति क्या आरएस कैडेट के अंदर समझ चुकी है, क्या भाजपा के कार्यकर्ताओं के अंदर समाने लगे, या उन उम्मीदवारों को भी जो उम्मीदवार थे लेकिन अब वो उम्मीदवार नहीं है, जो जिनकी आज से उम्मीद टूट चुकी है, उनके भीतर यह सवाल है। यकीन है, ये सवाल है यकीनी तौर पर। शायद यही वो कारण है कि लगातार जो शोर था कांग्रेस की सूची ने उसको बिल्कुल खारिज कर दिया। कमलनाथ सिंधवारा से लड़ेंगे, प्रतिपक्ष के जो नेता डॉक्टर गोविंद हैं वो भी लाहौर से लड़ेंगे, अजय सिंह वो भी चुरहट से लड़ेंगे। सारे ऐसे दिग्गजों को एक ही लाइन में टिकट दे करके सारे सवाल जवाब जो है एक ही पल में कांग्रेस ने यह कह करके खत्म कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ जिस क्षेत्र में जो दिग्गज है वह मैदान में उतर करके खड़ा हो जाए, और उसको टिकट दे दिया गया। और शायद इस कारण से ही 69 एमएलए को अभी तक टिकट दिया जा चुका है 144 उम्मीदवारों के भीतर से। और ये सच यह भी रहा है कि इन सबके बीच में पहली बार ऐसा आकलन अवलोकन पहली बार किया गया कि 50 बरस को एक रेखा खींच दिया जाए और 50 के नीचे भी 50% रहे और 50 के ऊपर उम्र के ऊपर भी 50% लोग रहे, प्रतिशत लोग रहे। यानी उम्र के लिहाज से भी 50% के नीचे जिन्होंने टिकट पाया उनकी संख्या है 65, और जो 50 वर्ष से ऊपर उम्र के हैं उनकी 71 है, 71। 19 महिलाओं को भी कांग्रेस ने टिकट दिया है। लेकिन कांग्रेस के टिकट का जिक्र एक सवाल आज जरूरी होता है कि भाजपा के भीतर पहली बार एक सवाल खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस अगर जो 2018 में तीनों राज्यों में चुनाव जीत ली थी, जब उसको यह महसूस नहीं हो रहा है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी उसके खिलाफ जाएगी, तो फिर क्या राजस्थान और क्या मध्य प्रदेश और क्या छत्तीसगढ़ भाजपा एंटी इनकम्बेंसी क्यों देख रही है। तो उसका जवाब भी पहले बार आरएसएस और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच से ही निकल करके आ रहा है। वो उनका कहना है कि दरअसल यह एंटी इनकम्बेंसी डबल इंजन को लेकर के है, दिल्ली दरबार में बैठे सत्ता को लेकर के है, जो यह समझना चाहता है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव आते आते कहीं अंधेरा घना तो नहीं हो पाएगा। और दरअसल घना अगर हो गया तो फिर रोशनी आएगी कहां से, यह सवाल उनके भीतर कहीं ज्यादा और ज्यादा बड़ा हो चला है। दरअसल इसके बाद का सवाल जो है, इस समय जो इस वक्त में भाजपा की जो स्ट्रेटेजी मोदी और शाह की तानाशाही के तहत पैदा हो रही है,
आरएसएस और पुराने भाजपा नेताओं का तालमेल इस स्ट्रेटेजी ने डगमगा दिया है। इस समय में क्या स्वयंसेवकों के भीतर भी यह सवाल है कि अब अगर सत्ता नहीं मिल पाया तो आने वाले समय में उनके लिए मुश्किल इसलिए भी होगी क्योंकि अभी की सत्ता ना मिलने के मतलब है 2024 के चुनाव पे असर पड़ना, और 2024 के लोकसभा चुनाव पे असर पड़ने का सीधा मतलब है कि इस देश के भीतर में समूची जमीन को एक झटके में ही गवा देना। क्योंकि इस समय कांग्रेस या राहुल गांधी जो है, जब संघ की लेबोरेटरी का जब जिक्र मध्य प्रदेश को लेकर के करने से बिल्कुल हिचक ना रहा हो, तो फिर जिस कॉर्पोरेट की राजनीति को कांग्रेस पहले अपनाती थी उसको भाजपा ने हड़प लिया। अब उस कॉर्पोरेट की राजनीति को भी राजनीतिक तौर पर सजा देने की स्थिति का जिक्र जो अगर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी खुले तौर पे ये कह करके ऐलान करने लगे हो कि जो सत्ता के खरा है उसको देखा तो जाएगा इस समय, लेकिन उसको क्या क्या लाइसेंस मिलते हैं। जरा तीसरी परिस्थिति की ओर बढ़िएगा तो जो न्यूनतम राजनीतिक लेकिन मैक्सिमम सोशलाइजिंग का जो स्वयं सेवकों के साथ होती है, उनके भीतर का जो यह संकट है उनकी जरूरत नहीं होती। जो बूथ लेवल पर जो कार्यकर्ता बैठे हुए होते हैं, जो टेलीविजन के तौर पे भी होते हैं, पैसा डेली बेसिस के तौर पे दीजिए वो बैठ जाता है, लेकिन स्वयं सेवक इस समय में क्या करे, इस किस रूप में करे। और बड़ी तादाद में जब वसुंधरा का जब पत्ता ही कट गया, शिवराज सिंह चौहान को हाशिए पे ढकेल दिया गया, तो फिर तालमेल किससे बैठाए। और यह स्थिति जिले दर जिले, हाँ, और संघ के स्वयं सेवकों को लेकर के है। तो क्या एक पहली बार ये भाजपा के भीतर एक ऐसी परिस्थिति है जो कि अपने अपनों को ना कहीं डुबो दे, या संघ की पुरानी स्ट्रेटेजी इस दौर में बिल्कुल कोई मायने नहीं रखती है। लगता है ये 3-4 चीजों को जरा आपको समझने की जरूरत होगी कि जो मध्य प्रदेश का हिस्सा होता है यह इसलिए भी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि मध्य प्रदेश को 6 हिस्से में बांटा। जैसे मालवा निवार का इलाका जहाँ पे 66 सीट है, भाजपा 33 सीटें पे जीतती थी, 30 सीट पे कांग्रेस जीत गई थी, 3 ऑर्डर के पास गई थी। यहाँ पर लगभग SC/ST 33% पॉपुलेशन है। इंदौर इसी के अंदर आता है, विजय वर्गीय यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, जीतू पटवारी कांग्रेस के जो यहीं से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सवाल एक और है कि बीजेपी जो 33 सीटों पे जीत पाई थी मालवा मार के इलाके में, वहां पर लगभग 11 सीट यानी 1/3 सीट सीधे सीधे लोगों और भाजपा और स्वयंसेवकों के भीतर सवाल खड़ा कर दिया। जो महाकौशल का इलाका आता है मध्य प्रदेश के भीतर, यहाँ पे 38 सीटें होती है, कांग्रेस सिर्फ वहां पे 24 जीती थी, लेकिन उससे भी कम 13 सीटें सिर्फ भाजपा के हाथ में आ पाई थी, जीत पाई थी। और भाजपा के सामने पहली बार यह मुश्किल यह भी था महाकौशल ने, जहां पर लगभग 38% आदिवासी, अपर कास्ट 20%, वहां अपर कास्ट के भीतर भी सेंध कमलनाथ ने हिंदुत्व के राग के साथ जब बना लिया, तो इस इलाके में प्रहलाद पटेल क्या करेंगे जो कि वहां से खड़े, संगम सिंह कुलस्ते क्या करेंगे जो निवास से खड़े हैं, राकेश सिंह क्या करेंगे जो जबलपुर वेस्ट से खड़े हैं, कमलनाथ का इलाका भी यहीं पे है। तो क्या सांसद भी अब हार सकते हैं? यह सवाल जानना हो तो जरा नरसिंहपुर निवास जाइए जहां कुलस्ते जी खड़े हैं। जरा उस इलाकों के भीतर जरा सवाल अपर कास्ट के भीतर भी है और आदिवासियों के भीतर तो सवाल पहले से ही था। जब आप मध्य भारत के जिक्र करते हैं जहां 36 सीटें हैं, जहां पर भाजपा 36 में से 24 सीटें जीती थी, या भोपाल और नोएडापुर का इलाका है जो शिवराज सिंह चौहान इसी इलाके में रहते हैं। जरा आप सोचिए कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बुधनी के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बल्कि वो हनुमान छवि को उतारा गया है, जिस हनुमान छवि को लेकर के कर्नाटक के भीतर बैन लगा दिया गया था बजरंग दल पर, और हनुमान की छवि को लेकर के देश भर में भाजपा आंदोलन करने पर उतार आई थी। उधर उल्टा खेल यहाँ पर कांग्रेस ने आप आत्मसात कर लिया और काउंटर किसके, राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ। राजनीति किस अंदाज में साधी जाती है, एंटी इनकम्बेंसी की बचाने के लिए नए उम्मीदवारों को खड़ा करने के राजनीतिक प्रयोग के जरिए, मुद्दों के आश्रय, या फिर ऐसे कि जो सिंबोलिज्म होता है, जो चाहे ओबीसी का हो, चाहे जातीय तौर पर जो सोशल इंजीनियरिंग की जाती है, चाहे उसका हो, या फिर धर्म के आश्रय ही क्यों ना हो, इस तीनों परिस्थिति के भीतर क्यों ना एक ही पल में ये बीजेपी और आरएसएस और दिल्ली के दरबार के बैठे नेताओं को दिन रात नजर आने लगे। अगर नजर ऐसा आने लगे तो तीनों में सहमति कैसे हो पाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि अब कमेटी बनाइए, सभी को मनाइए, लेकिन जिनको मनाने का भार सौंपा जा रहा है अगर वही दुखी है तो आप फिर क्या करेंगे। ये स्थिति ग्वालियर चंबल के इलाके में बखूबी देखे जा सकते। 34 सीट है। शुरू में जब
ज्योति आदित्य सिंधिया जब अपने लोगों को लेकर के शिफ्ट नहीं हुए थे भाजपा के अंदर, उस दौर में अगर देखिएगा तो 50-50% सीटें, 16 सीटें कांग्रेस ने जीता, 17 सीटें भाजपा ने जीती। इसीलिए वहां पर नरेंद्र सिंह तोमर को भेज दिया गया कि आप दामनी से चुनाव लड़िए। दिग्विजय सिंह का भी यही ऐलान है, बेटा जबरदस्त सिंह राग वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, ज्योति आदित्य सिंधिया को भी संभालना है। लेकिन सवाल है, इस चुनाव ने ज्योति आदित्य सिंधिया कहीं भी नहीं चुना। सीधे तौर पे कहा जाए तो सिंधिया परिवार कहा, जो उनका परिवार कहीं नहीं है तो किस राजनीति को कौन साधेगा और किसकी टांग कौन खींचेगा और अपनों को लेकर के अपना कौन आगे हावी होगा, यह बताने की बिल्कुल जरूरत है ही नहीं। तो बिंद के इलाके के 30 सीटें, जो बघेलखंड भी कहा जाता है, भाजपा 30 में से 24 सीटें जीत गई थी, कांग्रेस सिर्फ 6 सीटें जीत पाई थी। यहां पर सबसे बड़ी मुश्किल हालात ये है कि क्या उन सीटों को बचाया जा सकता है इस बार, क्योंकि इस इलाके के भीतर भी आरएसएस की पहुंच पकड़ बहुत ज्यादा होती है। और बुंदेलखंड के भीतर में इसलिए भी क्योंकि उत्तर प्रदेश से भी यह लगता है, और इस इलाके के भीतर समाजवादी पार्टी और बीएसपी का जो भी कुछ प्रभाव कुछ अलग अलग जगहों पे दिखता है। एससी एसटी ओबीसी लगभग 60% यहाँ पर है, और इन 26 सीटों में से लगभग 17 सीट बीजेपी जीत पाई थी, लेकिन 9 सीटों को लेकर के मुश्किल हालात है उम्मीदवारों को ऐलान के साथ ही परिस्थिति, और जिनको उम्मीदवार 3 सीटों पर ऐलान किया जाना है उसको लेकर के भी सवाल खड़ा होता है कि यह आग जो धीरे धीरे है राजस्थान के भीतर धुएं की तरह तब्दील हो रही है, उठ रही है। इंतजार इसलिए भी करना पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस के भीतर का जो अपना शोर है, जिसको पहले अपने आप से लड़ना है, वह कहीं राहत दिल्ली दरबार को यह कह करके दे रही है कि इंतजार कर लीजिए, इनकी आपस में बड़ी लड़ाई होगी और उसके बाद आपको लाभ मिलेगा। तो सवाल वसुंधरा राजे सिंधिया का है, सवाल उनके अपने लोगों का है, सवाल वसुंधरा राजे सिंधिया का आरएसएस के साथ निकटता को लेकर के भी उठता है। सवाल होता है कि जो स्वयं सेवक हैं वह भाजपा से ज्यादा वसुंधरा राजे के करीब क्यों खुद को खड़ा मान रहा है, लेकिन स्ट्रेटेजी दिल्ली दरबार में बन रही है। और इस प्रक्रिया के भीतर एक एक चीज को जरा आप देखिएगा, समझिएगा, खासतौर पर उदयपुर, अजमेर के अंदर, भीलवाड़ा का क्षेत्र और जालौन का, यह तमाम ऐसे जीतों पर कैसे होगी जीत, इन जगहों पर जो सीटें इससे पहले जीते गए थे वहां पर कितनी मुश्किलें होने वाली है, या वहां की पहली दूसरी परिस्थिति के भीतर देखा जा सकता है। जहां कमजोर थे नहीं जीते वहां सांसदों को उतार दिए गए हैं, और उनके सामने भी मुश्किल इसलिए भी खड़ी है क्योंकि जो पूरा बेसिक स्ट्रक्चर होता है राजस्थान के अंदर में 40% जो हर बार चुनाव जो है हार जाते हैं लोग, तो जो दूसरी पार्टी को 40% जीत मिल जाती है। इस बार जो कांग्रेस इधर भी है और उधर भी है, यानी विरोध में भी सचिन पायलट हैं और सत्ता में गहलोत साहब हैं, टक्कर इन दोनों के बीच में हो गई। ऐसी स्थिति परिस्थिति कांग्रेस ने बना दिया अगर, तो जिसका घाटा भाजपा को हो रहा है, जो भाजपा खड़ी कहां पर है। और भाजपा अगर दोनों जगहों पे अगर नहीं है, विरोध करते हुए भी नजर नहीं आ रही है। पेपर लीक का मामला है जिसको लेकर के ईडी छापा मार रही है, मामला उठाया सचिन पायलट ने, लेकिन भाजपा इसको लेकर के उड़ना चाहती थी, उड़ नहीं पाया वो। जैसे कमलनाथ हिंदुत्व को लेकर के मध्य प्रदेश के भीतर उड़ गए। कांग्रेस और भाजपा के अंदर एक नई परिस्थिति है जो कांग्रेस को अपने आप से लड़ना है, और राजस्थान के भीतर वो चुनाव अगर जीत गई, जो उम्मीदवारों का चयन अब निकल करके सामने आने वाला, और सचिन पायलट और गहलोत के भीतर से सहमति आखिरी समय तक अगर बन गई अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर के सहित, लेकिन अगर जरा आप सोचिए 60% उम्मीदवारों को अगर जिता दीजिएगा तो फिर कहना साफ है कि आप 120 चले पहुंच जाएंगे। लेकिन इस पूरी कहानी में एक झटके में भाजपा गायब हो जाती है। अब वहां पर पीएम मोदी का चेहरा कितना संभाल लेगा, चाणक्य साहब अमित शाह की रणनीति कितना संभाल लेगा भाजपा को, यह सारे सवाल जो है इस दौर में इस तरीके से खड़ा हो चला है जो पहली बार ऐसा लग रहा है कि एक तरफ संघ खड़ा है तो दूसरी तरफ चाणक्य साहब खड़े हैं, एक तरफ स्वयं सेवक खड़ा है, दूसरी तरफ जो देखिएगा तो बूथ मैनेजमेंट करने वाला व्यक्ति खड़ा है, एक तरफ कांग्रेस खड़ी है, दूसरे तरफ भाजपा की उसकी बहस में शामिल, और उसके भाजपा के भीतर का जो बहस अपने आप की लड़ाई को लेकर के भी और अपने आने वाले समय की राजनीति को बचाने को लेकर के भी बहुत बार अच्छा हो चला है। सियासत के इस मझधार के भीतर में अगर दोनों राज्य में आज भी होगा, क्या होगा पता नहीं चलता है। देखिए अगला वीडियो में क्या खबर आती है। जय हिंद, जय भारत।